दोस्तों, कबूतर ने बताया कि स्त्री की यह एक पीछे की चीज हर मर्द को जरूर लेना चाहिए। और कबूतर ने यह भी बताया कि कौन सी स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए, किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। मित्रों, एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हुए थे। उनमें एक कौवा था और एक कबूतर। दोनों के बीच अक्सर धर्म चर्चा होती रहती थी। कबूतर शाकाहारी पक्षी था और कौवा मांसाहारी। दोनों की बुद्धि में कहीं से कहीं तक समानता नहीं थी। वे अक्सर अपनी अपनी कहानियां सुनाकर तर्क दिया करते थे। एक दिन कबूतर ने कौवा से पूछा, मित्र, तुम जानते हो लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? तुमसे घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। तुम गंदा भोजन करते हो, इसीलिए तुम्हारी वाणी भी कर्कश है। तुम्हारा रंग भी काला है और इसीलिए तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। कौवा बोला, नहीं मित्र, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सब कुछ खाने के लिए ही तो होता है। तब कबूतर कहता है, हे मित्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनना कि खान पान से मनुष्य किस तरह निंदा और नफरत का पात्र बन जाता है। तब कबूतर कौवा को एक कहानी सुनाता है। हे कौवा मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध नगरी कंचनपुरी में राजा कमल भोज राज करते थे। कमल भोज बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे, बड़े धर्मात्मा नरेश थे। एक दिन राजा कमल भोज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा कमल भोज का दरबार लगा हुआ था। उसी समय राजा के दरबार में तीन पारखी विद्वान प्रवेश करते हैं और तीनों विद्वान राजा से आकर कहने लगे कि हे महाराज, हमें आपके दरबार में नौकरी चाहिए। राजा कहने लगे कि विद्वानों, आपका मेरे दरबार में स्वागत है, परंतु मुझे ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। हम आपको अपने यहां नौकरी तो देंगे, आप किस तरीके का काम करेंगे? तो पहला विद्वान कहने लगा कि महाराज, मैं स्थानों की परख करने में माहिर हूं। मैं किसी भी स्थान के बारे में बता सकता हूं कि वो स्थान हमारे रहने के योग्य हैं या नहीं हैं। राजा कहने लगे, ठीक है, पहले हम आपके गुण की परीक्षा करेंगे। यदि आप अपने कार्य में खरे उतरते हो, उसके बाद हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तब तक इस विद्वान को हमारे अतिथि गृह में ठहरा दो। उचित समय आने पर हम इसे बुला लेंगे। मंत्री ने उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। तभी दूसरा विद्वान कहने लगा कि महाराज, मैं अन्न के बारे में बता सकता हूं कि कौन सा अन्न हमारे खाने योग्य है और कौन सा नहीं, कौन सा अन्न उत्तम क्वालिटी का है और कौन सा निम्न क्वालिटी का। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी बड़े काम के व्यक्ति हो, तुम्हारी भी हम उसी तरह परीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि आप अपने गुण में सफल सिद्ध होते हो तो हम आपको अपने यहां आजीवन नौकरी पर रख लेंगे। राजा ने उसे भी अपने अतिथि में ठहरा दिया। उसके बाद तीसरा विद्वान बोला, महाराज, मैं भोजन का पारखी हूं। मैं भोजन को देखकर बता सकता हूं कि वो भोजन हमारे ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। मित्रों, राजा ने सोचा कि ये भी विद्वान बड़ा काम का है। यदि ये अपने काम में सफल होता है तो हम इसे भी अपने यहां काम पर रख लेंगे। इस प्रकार से राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने यहां अतिथिशाला में ठहरा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक दिन की बात, राजा कमल भोज ने कहीं बाहर जाने का निश्चय किया। सोचा कुछ दिन के लिए हमें घूमना चाहिए। घूमने का विचार बनाया और चलने लगे तो राजा साहब ने जो स्थान पर रखने वाला व्यक्ति था उसे अपने साथ में ले लिया और वहां से जाने लगे। मित्रों, चलते चलते महाराज को किसी स्थान पर शाम का वक्त हो जाता है। महाराज ने मन में विचार किया, रात्रि में अब और आगे जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए यहीं पर शिविर लगा लिया जाए और रात यहीं पर व्यतीत करते हैं। सवेरा होगा तो आगे का प्रस्थान करेंगे। तो मित्रों, वो व्यक्ति बोला, महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप जहां ठहरना चाहें, मैं भी आपके साथ वहीं रुक जाऊंगा। तब राजा ने देखा कि वहीं पास में ही एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव से बाहर एक बहुत शानदार झोपड़ी बनी थी। प्राचीन समय में झोपड़ियां ही ज्यादा होती थीं। उस झोपड़ी के बाहर चार चारपाइयां बिछी थीं। राजा ने देखा कि वहां चारपाइयां तो चार बिछी हुई है, पर वहां किसी व्यक्ति का निवास स्थान मालूम नहीं पड़ रहा था। वहीं पास में ही एक भगवान शिव का बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि ना तो मंदिर पर कोई पुजारी था और ना ही उन चारपाइयों पर बैठने वाला कोई व्यक्ति। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, इन बातों से हमें रात बितानी है। राजा ने अपने उस विद्वान से कहा कि विद्वान, आज हम इसी आश्रम पर रुकेंगे, क्योंकि गांव में अगर हम किसी के पास में रुकेंगे तो हो सकता है कि किसी के पास हमारे सोने की व्यवस्था हो या ना हो। हमें अपने ही दिमाग से निर्णय करके दूसरे की परिस्थिति को मापना चाहिए। मित्रों, ये हम सबको सीखने वाली बात है। अगर आप अपने किसी मित्र या जान पहचान वाले या रिश्तेदार के घर जाना चाहते हो तो एक बार उसके घर की स्थिति पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बिना विचार किए अपने साथ अपनी फौज पलटन को लेकर अपने किसी परिचित के घर पहुंच जाते हैं। उसके पास जो जैसा होता है उससे वो आपका स्वागत सत्कार तो करता है, पर कई बार उसे बड़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इसीलिए कहीं जाने से पहले उसके घर की स्थिति को सोच समझकर ही जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम यहाँ ठहर जाते हैं। श्रोताओं, राजा और विद्वान उस पवित्र आश्रम पर जो मंदिर था उस मंदिर पर ठहर गए। राजा और वो पारखी विद्वान जब अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं
जब रात कुछ गहराती है तो रात में महाराज कमल भोज को एक उद्विग्न करने वाला सपना आता है। सपने में उन्होंने देखा कि राजा कमल भोज अपनी ही माता की हत्या कर रहे हैं। ऐसा भयानक सपना देखकर राजा की नींद टूट जाती है। राजा कमल भोज चारपाई पर उठकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना था। वे बड़े घबराए हुए थे और घबराए हुए स्वर में वे अपने उसी विद्वान को जगाते हैं और उससे कहते हैं, हे विद्वान, हमें इसी समय रात्रि में घर चलना चाहिए। हो सकता है राजमाता पर कोई बड़ा संकट हो। तो वो पारखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज शांत हो जाइए। कहने लगा, महाराज हमें घर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं नरेश, वो मैं पहले ही जानता हूं। कहने लगा, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? वो पारखी विद्वान बोला, राजन, आपने जो कुछ उद्विग्न होने वाला स्वप्न देखा है वो इस स्थान का प्रभाव है। आपकी माता पर कोई संकट नहीं है। देखने में तो यहां भगवान शिव का मंदिर है, परंतु हे महाराज, इस मंदिर परिसर में रहने वाले पुजारी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी, इसलिए आपको उद्विग्न करने वाला ऐसा सपना दिखाई दिया। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा, स्थान का प्रभाव ये कैसे हो सकता है? तब राजा उस पारखी विद्वान की बात का परीक्षण करने के लिए सुबह होते ही प्रातःकाल उस गांव के व्यक्तियों को बुलाता है जो नजदीक में गांव था। उनसे महाराज कमल भोज कहने लगे कि हे गांव के लोगों, ये इतना पवित्र पावन स्थान है, परंतु यहां हमें कोई भी पुजारी, पंडित या कोई आचार्य दिखाई नहीं देता है। यहां कोई रसोई घर भी दिखाई नहीं पड़ता है। जब भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है तो यहां किसी न किसी पुजारी को रहना चाहिए। राजा के पूछने पर गांव के लोगों ने बताया, महाराज, इस मंदिर पर पहले एक पुजारी रहता था। एक दिन पुजारी ने किसी बात पर क्रोध के आवेश में अपनी माता की निर्मम तरह से हत्या कर दी थी। उसी पाप दोष के कारण राजन ये स्थान अपवित्र हो गया है। हम इस स्थान के दर्शन करने भी नहीं आते हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो अपने साथ आए स्थान की परख करने वाले विद्वान को राजा ने बहुत शाबाशी थी। राजा साहब कहने लगे, भाई स्थान पर रखने वाले विद्वान, तुम वाकई में बहुत योग्य हो। अब मैं तुम्हें अपने यहां नौकरी पर रखता हूं। राजा साहब वहीं से उस विद्वान को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आते हैं। राजा ने घर आकर देखा तो उनकी माता राजमहलों में कुशल पूर्वक थी। मां को देखकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ और फिर जाकर अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान होता है। फिर उस स्थान पर रखने वाले विद्वान को बुलाया और भरे दरबार में उसके बारे में राजा साहब कहने लगे कि हे दरबारियों, यहां से जाने के बाद हम किसी स्थान पर ठहरे हुए थे और उस स्थान के बारे में इस विद्वान ने यह बताया कि इस स्थान पर कुछ समय पहले हत्या हुई थी। यह स्थान रहने के योग्य नहीं है, अपवित्र स्थान है, जबकि देखने में भगवान शंकर का वहां मंदिर बना हुआ था। राजा ने अपने सभासदों से यह बात कही थी कि मैंने जब उसकी जांच की और पड़ोस के ग्रामीणों को बुलवाया तो उन्होंने बताया कि महाराज, इस मंदिर में रहने वाला पुजारी ऐसा क्रूर व्यक्ति था कि उसने अपनी माता की निर्मम हत्या कर दी थी। इसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तब राजा ने उसी विद्वान से पूछा, विद्वान, आपको यह कैसे पता चला कि वो स्थान रहने के योग्य नहीं था? तो विद्वान राजा के दरबार में कहने लगा, महाराज, कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका प्रभाव उसी समय पर आरंभ हो जाता है। महाराज, आप गंगा स्नान को जाएंगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप श्मशान घाट में जाएंगे तो वहां कुछ अलग विचार आएंगे। आप मंदिर पर जाएंगे तो वहां ईश्वर भक्ति के विचार आएंगे। आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां शराब बेची जाती हो तो उस स्थान पर आपके मन में वहां का दूषित वातावरण भर जाएगा। महाराज, अगर आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो आपके मन में रणभूमि के विचार आएंगे। हे राजन, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व होता है। हर स्थान का अलग वातावरण होता है। वहां घटने वाली घटनाएं उस जगह को अपने में समेट लेती हैं। वहां जो भी होता है, अच्छा बुरा उस जगह पर प्रभावी हो जाता है। वहां पहुंचकर वहां का माहौल आपके अंदर के विचारों को, सोच को अपनी तरह बनाने का प्रयास करता है। जिस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है उस पर उसी स्थान का वातावरण हावी होने लगता है। इसीलिए मनुष्यों को यह सलाह दी जाती है कि अपना आवास, अपना रैन बसेरा, अपना ठिकाना उसी स्थान को बनाना चाहिए जो स्थान पवित्र हो, जिसके चारों ओर का वातावरण साफ स्वच्छ हो, जहां रहने वाले लोग धर्मात्मा और सज्जन हो, जहां किसी तरह के व्यसनी लोग ना रहते हो, जहां किसी जीव की हिंसा ना होती हो, जहां चरित्रवान लोग रहते हो। उस जगह का पुराना इतिहास भी लोगों से मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जहां रहते हैं आप और आपके बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। यही सत्य है। इधर वो कबूतर कहता है, हे कौआ मित्र, आगे सुनो। वो पारखी विद्वान कहने लगा, महाराज, जानते हो मैंने उस जगह के बारे में किस तरह अनुमान लगाया? जैसे ही मैंने उस स्थान में प्रवेश किया तो मेरे मन में हत्याएं, अपराध, जघन्यकृत सामने आने लग गए। मेरे विचार बदल गए। मेरे मन में हिंसात्मक बातें आने लगीं तो मैं समझ गया कि इस स्थान पर जरूर किसी ने किसी की हत्या की है। उस विद्वान की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने यहां आजीवन नौकरी दे दी। राजा ने उस स्थान पर रखने वाले की तो परीक्षा ले ली थी, परंतु अब दूसरे विद्वान की बारी थी। मित्रों, राजा का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो राजा के लिए अन्न का भंडारण करता था। एक दिन वो 500 क्विंटल गेहूं लेकर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, राजन,
मैं राज्य के लिए 500 क्विंटल गेहूं लेकर आया हूं, परंतु राजन ये अच्छी उत्तम किस्म के गेहूं है, इसलिए इनकी कीमत कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी। राजा कहने लगे, ठीक है, बताइए आप कैसे गेहूं लेकर आए हैं। तो राजा ने और राजा के अन्य दरबारियों ने उस अनाज को देखा तो वास्तव में वो अन्न बड़ा ही उत्तम था, चमकदार था और काफी साफ सुथरा था। तो राजा के मंत्री कहते हैं, महाराज बहुत अच्छा अन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो कहते हैं इस अन्ना का कई साल तक का भंडारण कर दिया जाए, ये खराब नहीं होगा। मित्रों, उसी समय राजा के दिमाग में विचार आया कि हमारे यहां अतिथिगृह में एक अतिथि ठहरा हुआ है जो अन्न को परखने का विद्वान है। क्यों ना एक बार इस अन्न को उसे भी दिखा लिया जाए, इससे उसकी भी परीक्षा हो जाएगी और हमें अन्न का भी पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, जो ज्यादा चमकदार चीज होती है वही सबसे घटिया निकलती है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अक्सर इसी तरह अपनी चमक धमक बनाकर रखते हैं ताकि वे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा सके। सीता जी का हरण करने के लिए रावण ने भी मारीच को सोने का मृग बनाया था। मित्रों, राजा कमल भोज ने आदेश दिया कि उस विद्वान को बुलाया जाए, तो महाराज के मंत्रियों ने उस अन्न परखने वाले को बुलाया और उससे कहा कि विद्वान, अब आप परख कर बताइए कि ये अन्न कैसा है, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। श्रोताओं, उस अन्न परखने वाले ने उस अन्न को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही राजा से कहने लगा, हे राजा, ये अन्न किसी चोर व्यक्ति द्वारा कमाया गया है, इसीलिए यदि आप इस अन्न को लेंगे तो हमारे राज्य में, हमारी सेना में, हमारे अधिकारी और नौकरों में चोरी की भावना जागृत हो जाएगी। राजा साहब ये सुनकर बड़े हैरान हुए और वे तुरंत उस व्यापारी से बोले, हे सौदागर, तुम इस चोरी के अन्न को कहां से लाए हो। तो सौदागर बोला, नहीं महाराज, मैं तो आपका पुराना व्यापारी हूं और आपके लिए अन्न का भंडारण हमेशा से करता आया हूं, और मैंने इस अन्न को आपके एक महान जमींदार से खरीदा है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। राजा कहने लगे, उस किसान को बुलाया जाए। तो महाराज के आदेश अनुसार 2 सैनिक जहां से सौदागर ने अन्न खरीदा था उस किसान को बुलाकर लाए और उस किसान को महाराज के दरबार में पेश किया। जब किसान महाराज के दरबार में आया तो महाराज को प्रणाम किया। राजा साहब ने उस किसान को सामने बैठने के लिए आसन दिया और किसान के बैठ जाने के बाद राजा कहने लगा, हे किसान, ये बताओ, ये जो अन्न है जिसे आपने व्यापारी को बेचा है, ये अन्न आपने कहां से चुराया है। तो वो किसान कहने लगा, राजन, ये आप क्या कह रहे हो, मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और मेरे पास हजारों क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है। हे राजन, ये मेरे खेत का उगाया हुआ है, इसमें मैंने चोरी का एक दाना भी नहीं मिलाया है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, सच सच बताओ, कहीं ना कहीं आपने इसे चोरी से कमाया है, सत्य क्या है, मुझे सत्य बताइए। तो किसान कहता है कि नहीं राजन, ये तो मेरे खेत में ही पैदा हुआ अन्न है, मैंने कहीं से चोरी नहीं की है। तो राजा उस विद्वान की तरफ देखने लगे जो अन्न परखने वाला था। तो वो विद्वान कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसान झूठ बोल रहा है, ये अन्न किसी चोर ने ही कमाया है। जब ये बात उस विद्वान की सुनी तो किसान कहने लगा, हाँ महाराज, ये तुम्हारा विद्वान सही कह रहा है। जैसे कि महाराज, मेरे पास हजारों बीघा जमीन है तो उस जमीन को मैं अकेला नहीं कर पाता हूं। एक दिन किसी राजा के यहां से एक बहुत बड़ा शातिर चोर फरार हो गया, उसकी जेल से छूट करके भाग गया। उस चोर ने अपना भेष छुपाया और भेष छुपा करके वो मेरे यहां आया और मुझसे उसने सारी हकीकत बता दी कि मैं उस राजा के यहां जेल में था और राजा की जेल से छुट करके आपके यहां आया हूं। आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल रोटी और वस्त्र देते रहना। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा सारा काम भी करता रहूंगा, तो मैं राजी हो गया। फिर महाराज, मैंने उस चोर को अपने यहां रख लिया और महाराज, इस साल की जो फसल पैदा हुई है ये उसी चोर की मेहनत है। उसने खेतों में जुताई से लेकर बुभाई, कटाई, सिंचाई, सारे काम उस चोर के द्वारा ही किए गए हैं और इसीलिए महाराज, आपका ये अन्न परखने वाला बड़ा विद्वान है। इसने यही तो कहा है कि अन्न चोर ने कमाया है, ये अन्न चोरी करने वाले व्यक्ति का ही कमाया हुआ है। राजन, आपकी इस विद्वान की बात बिल्कुल सही है। किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा, वाह, कितना बड़ा विद्वान मेरे दरबार में मौजूद है। राजा ने उस विद्वान से पूछा जो अन्न परखने वाला था कि हे विद्वान महोदय, मुझे ये बताइए कि आपने इस अन्न को हाथ में लेते ही कैसे पहचान लिया, जबकि इसकी चमक सोने के समान है, ये साफ सुथरा अन्न है, परंतु हाथ में लेते ही तुमने कैसे बता दिया कि ये चोरी का कमाया हुआ है। तो वो विद्वान व्यक्ति कहने लगा, राजन, जब मैंने इस अन्न को हाथ में लिया तो हाथ में लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अन्न तो सोने के सामान चमक रहा है, और जब मैंने ये देखा तो मेरा ध्यान महाराज आपके महल पर पड़ा जो सोने का कलश लगा हुआ है। मेरा ध्यान उस स्वर्ण कलश पर चला गया और मैं देखने लगा कि अन्न और स्वर्ण कलश दोनों देखने में चमक रहे हैं। परंतु हे राजन, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मैं इस राजा की नौकरी क्यों करूं। मैं राजा के स्वर्ण कलश को चोरी करके ले जाता हूं तो मेरी कई पीढ़ियां बैठे बैठे आराम से भोजन कर सकती हैं, जबकि हे राजन, मैंने मेरे जीवन में किसी की चोरी नहीं की है, परंतु इस अन्न को हाथ में लेते ही
मेरे मन में ये विचार आने लगा, और जब विचार आया तो मैं जानता हूं राजन, विद्वान लोग कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अर्थात आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे उसी प्रकार का आपका मन हो जाएगा। तो राजा उस विद्वान की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और उसको भी आजीवन अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। मित्रों, इस प्रकार फिर कुछ समय बीता। राजा के दरबार में नौकरी के लिए कोई ना कोई आता रहता था। तो एक दिन एक प्रसिद्ध रसोइया भोजन बनाने के लिए महाराज के दरबार में आया और महाराज से कहने लगा, हे राजन, मुझे आपके दरबार में नौकरी चाहिए। तो राजा कहने लगे, बताओ आप क्या कर सकते हैं। तो वो रसोइया भोजन बनाने वाला कहने लगा, महाराज, मैं एक भोजन बनाने वाला हूं और आपके यहां भोजन बनाने का कार्य कर सकता हूं। महाराज, मैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, अच्छे से अच्छा भोजन बना सकता हूं। तो राजा कमल भोज मन में विचार करने लगे कि ठीक है, ये भोजन बनाने का काम करता है तो अच्छी बात है, इसे अपने यहां रख लेते हैं। परंतु राजा कमल भोज ने उस भोजन बनाने वाले से कहा कि हे भोजन बनाने वाले, पहले तुम्हें आज परीक्षा देनी होगी, आज का भोजन हम स्वयं छक कर देखेंगे। तो भोजन बनाने वाला कहने लगा, ठीक है महाराज। मित्रों, अब तो उस रसोइया को राजा ने अपने यहां नौकरी पर रख लिया और उसे कह दिया कि आज का भोजन हम स्वयं खाकर के देखेंगे, आप जाइए भोजन बनाइए। तो मित्रों, उस दिन जो रसोइया था, भोजन बनाने वाले ने पूरा कौशल लगाकर भोजन बनाया, पूरे होशो हवास में जितना हो सकता था, जितना अच्छे से अच्छा भोजन बना सकता था, उतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। और जब भोजन तैयार हो गया तो महाराज कमल भोज को उस रसोइया ने बुलवाया कि महाराज, हमने जो भोजन बनाया है उसे आप देख सकते हैं कि कैसा भोजन है। दर्शक बंधुओं, अपने मंत्रियों के साथ और उस भोजन को परखने वाले के साथ राजा अपने रसोई घर में गए। राजा ने जब भोजन को खा करके देखा तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा भोजन बनाया था। उन मंत्रियों ने भोजन को खाया तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, हमने बहुत भोजन बनाने वाले देखे हैं, परंतु ऐसा कुशल भोजन बनाने वाला हमारे राज्य में पहली बार आया है। हे महाराज, इसको अपने यहां नौकरी पर रख लेते हैं। तभी वो जो भोजन परखने वाला विद्वान था, राजा ने उससे कहा कि हे भोजन परखने वाले, आप बताइए ये भोजन बनाने वाला और ये बना हुआ भोजन कैसा है। उसी समय वो राजा का विद्वान जो भोजन परखने वाला था, महाराज कमल भोज से कहने लगा कि हे राजन, यदि आप इस भोजन बनाने वाले को अपने दरबार में रखोगे तो इसके हाथ का बना हुआ भोजन खाकर हमारे राज्य के अधिकारी कर्मचारी सब लुटेरे हो जाएंगे, उनमें लूटपाट की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। मित्रों, ये बात सुनकर के राजा कहने लगा कि तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा, हाँ महाराज, आप इस रसोइया से पूछिए, ये कोई अवश्य ही लुटेरा है जो भोजन बनाने का काम करता है। ये कोई लुटेरा व्यक्ति है और ये भोजन बनाने के बहाने हमारे यहां से कुछ लूटपाट करना चाहता है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उस रसोइया को अपने दरबार में बुलाया और उस भोजन बनाने वाले से महाराज कहने लगे कि हे विद्वान, वास्तव में तुम भोजन बनाने में कुशल हो, तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हारे भोजन में बड़ा स्वाद है, परंतु तुम ये बताओ कि वास्तव में तुम पहले से रसोई का काम करते थे या फिर कुछ और करते थे। सच सच बताना, अन्यथा तुम जानते ही हो झूठ बोलने का परिणाम क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। जब राजा ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा तो रसोइया घबरा गया, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करना, रसोई बनाना ये मेरा कोई पुश्तैनी काम नहीं है। शुरू से मैं अब तक लोगों के यहां डकैती डालता था। मैंने ना जाने कितने व्यक्तियों को मारा है, कितनों के यहां डकैतियां डाली हैं और कितने राजाओं ने मुझे गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं, परंतु मैं किसी के हाथ नहीं आया। जब मैं एक प्रसिद्ध लुटेरा बन गया तो लोग मुझसे डरने लगे। फिर मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मुझे भोजन बनाने की कला बहुत अच्छी आती है, क्यों ना मैं किसी राजा के यहां रसोइया का काम करूं, और यदि मैं रसोइया का काम करूंगा और राजा के यहां रहूंगा तो मुझे फिर कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं रसोइया हूं या लुटेरा हूं। मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूं, परंतु अब मैं डकैती का कार्य नहीं करता हूं। रसोइया की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत सबके सामने उस भोजन परखने वाले को सम्मानित किया और आजीवन उसे अपने यहां रख लिया। कहने लगे कि हे भोजन परखने वाले, मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी कुशलता से कैसे जान लिया कि ये जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला है इसका भोजन सही नहीं है। तो वो कहने लगा, हे महाराज, हमारे वेद पुराण वेद शास्त्रों में भोजन के नियम लिखे हुए हैं। हे राजन, जब मैंने इसका भोजन ग्रहण करने की सोची तो उसी समय मेरे दिमाग में लूटपाट के प्रश्न आने लगे। मैं सोचने लगा कि महाराज के गले में स्वर्ण हार है, मुझे आपका हार दिखाई दे रहा था और मैं सोचने लगा यदि राजा के गले में से मैं इस हार को छीन लूं तो मेरा जीवन आनंद से कट जाएगा। इसीलिए हे महाराज, यदि रसोइया को आपने रखा तो आपके राज्य का संचालन खराब हो जाएगा, आपके अधिकारी, आपकी सेना के जवान लुटेरे हो जाएंगे। कहते हैं मनुष्य का प्रथम होता है खान पान। यदि उसके अंदर शुद्ध और पवित्र बुद्धि से बनाया हुआ भोजन ही जाता है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र रहती है। दूषित भोजन या दुष्ट बुद्धि से बनाया हुआ भोजन खाने वाले की बुद्धि भी कलुषित कर देता है। सात्विक भोजन सात्विक विचार बनाता है, तामसी भोजन आपके दिमाग में क्रोध भरता है,
इसीलिए मनुष्य को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई में जो नारियां भोजन बनाती है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय उनका दिमाग शांत हो, किसी तरह की क्रोध की भावना मन में ना हो, न किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना हो। यदि वो क्रोध युक्त बुद्धि से ईर्ष्या द्वेष की भावना लेकर भोजन बनाती है तो खाने वाले के अंदर भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही दोष चला जाता है। जब कोई स्त्री क्रोध में भोजन बनाती हो तो उस भोजन को ना करें। चोरी का भाव मन में है, किसी को मारने का भाव मन में है, किसी को लूटने की बात मन में चल रही है, किसी को धोखा देने की बात मन में चल रही है और उसे उस समय भोजन बनाना पड़ रहा है, तो वो भोजन उसके विचारों से दूषित हो रहा है। खाने वाले पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, मनुष्य को ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, उत्तम स्थान पर रहना चाहिए। आपने देखा है कि जब भी हम कहीं नए मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें रहने से पहले हम उसका गृह प्रवेश करते हैं, वेद मंत्रों से उसे पवित्र करते हैं, वहां की नकारात्मक शक्ति को बांध देते हैं, अच्छा विधान करते हैं, तब उस घर में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपवित्र स्थान पर रहता है तो उसके घर में गृह क्लेश, बीमारियां बढ़ जाती हैं और तो और उस घर की बरकत भी रुक जाती है। रोग शोक उसे घेरे रहते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए सदैव रहने के लिए अच्छे स्थान का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, उत्तम उत्तम अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन में वही अन्न शामिल करना चाहिए जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो। अन्न से बुद्धि का निर्माण होता है। अगर दूषित अन्न खाओगे तो बुद्धि भी दूषित हो जाएगी और जैसी बुद्धि होगी वैसा ही कर्म करोगे। यदि आप लूट का अन्न खाओगे तो आपका दिमाग लूट मचा देगा। अगर आप चोरी का खाओगे तो आपकी बुद्धि चोरी करने में लगेगी। इसलिए वही खाना चाहिए जिसमें ईमानदारी हो और पुरुषार्थ हो। नंबर 3, अगर तुमने भोजन किसी गलत व्यक्ति के द्वारा तैयार किया हुआ खा लिया तो उसके अवगुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं भोजन के भी कई नियम होते हैं। पापी के हाथ का अन्न खाओगे तो पाप का कुछ अंश आपके ऊपर भी आ जाएगा। किसी हिंसक व्यक्ति के हाथ का भोजन खाओगे तो आपकी बुद्धि भी हिंसक बन जाएगी। इसलिए भोजन में सावधानी बरतें और अपने जीवन को खुशहाल रखें। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।